हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, आज हमारा जो लेसन है वो अपन के 11th क्लास और साथ में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हैं। और उनको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। और यदि आप पढ़ने आए हो चैनल पे तो आप ये सोच के बैठो कि मेरे को कुछ नहीं आने वाला, यानी पहली क्लास का जो बच्चा होता है ना वो कैसे पढ़ाई करता है। ठीक है, आगे जो भी दिमाग में कचरा उसको आप हटाओ। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपका प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बिल्कुल इजी लैंग्वेज। ठीक है, चाहे आप किसी भी स्टेट से आते हो, ठीक है, भारत में जहां पर भी आपके एनसीईआरटी जो कोर्स लागू होता है, ठीक है, वहां का बच्चा मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और बिंदास आप प्लेलिस्ट के हिसाब से कंप्लीट कर सकते हो। 12th क्लास का जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी चल रही है और आज से अपन शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास की। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे। सबसे पहले जैसे बच्चे को एबीसीडी सिखाते हैं ना, उसी हिसाब से अपन चलेंगे। ठीक है, तो जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होगा कि तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। ठीक है, क्योंकि देखो देखो बेटा, यदि अपन तत्वों के बारे में अपन को पता नहीं रहेगा तो अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, जब तक बच्चों को तत्वों के बारे में पता नहीं होता है, ठीक है, वो आगे कैसे उसको सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से अपन शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले देखो, पहली चीज क्या है बेटा, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण कि हमें तत्वों के वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी। ठीक है, देखो बेटा, जो अपन के 18वीं सदी थी, ठीक है, 18वीं सदी से पहले क्या था बेटा, बहुत कम तत्व थे। ठीक है, तो उनको अपन सबको एक एक अलग अलग तरीके से अपन सबका अध्ययन कर सकते थे। जैसे यदि मैं आपको बोलूं कि कोई भी जैसे बच्चा है, ठीक है, जो अपन के जो हमारे जो पुराना जो युग था उसमें एक गुरुकुल हुआ करते थे। ठीक है, उस गुरुकुल में क्या बेटा, 2 4 5 बच्चे पढ़ते थे। ठीक है, अब 2 4 5 बच्चों को तो आपको पता है पढ़ाना बिल्कुल इजी होता है। ठीक है, आप प्रत्येक बच्चे को एक एक करके भी पढ़ा सकते हो। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ में क्या हुआ, जैसे जैसे पढ़ने वाले बच्चों की अपन की संख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, ठीक है, वैसे वैसे यदि मैं आपको बोलूं कि आज आपके जो स्कूल में यदि 500 या 1000 बच्चे और उनको यदि आप एक एक करके पढ़ाने बैठो, ठीक है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि सरकार ने अलग अलग लेवल बना दिया कि भाई पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस हिसाब से। ठीक है, सबका अलग अलग पाठ्यक्रम कर दिया कि ये जो लेवल है वो क्लियर होने के बाद में आपको अगले लेवल में जाना है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार क्या हुआ बेटा कि जब 18वीं सदी थी उस समय क्या है कि लगभग थोड़े बहुत जो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनकी खोज हो रखी थी और उनको अपन एक एक करके आराम से अध्ययन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ कि तत्वों की संख्या की भी बढ़ती गई। भाई जैसे जैसे नए नए तत्वों की खोज बढ़ती गई, जैसे आज अपन के पास में लगभग 118 तत्व है। ठीक है, अब यदि आप 118 तत्वों के बारे में यदि अध्ययन करना बैठोगे, ठीक है, तो सालों लग जाएंगे आपको। ठीक है ना, तो इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक वर्गीकरण बनाया उनके गुणों के आधार पर। ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर उनके परमाणु भार को उस हिसाब से एडजस्ट किया। ठीक है, ताकि आपन उनको कम समय में अच्छे से उनका अध्ययन कर सके। ठीक है, तो अपन सबसे पहले चीज लिखते हैं बेटा कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो साथ साथ में नोट्स बनाना है, पेन कॉपी लेके बैठो। तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। ठीक है, तो मैं हेडिंग लगा रहा हूं आपको, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता। साथ साथ में आपको नोट्स बनाना है। जो बच्चा नोट्स बना के पढ़ता है वो बहुत अच्छी तैयारी कर पाता है। ठीक है, क्योंकि फिर भी आपको रिवीजन करने में आसानी होता है। और वैसे मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं ताकि आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है ना, तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता। जो भी मैंने चीज बोली थी, ठीक है, वही चीज मैं लिख रहा हूं, आप साथ साथ में लिख सकते हो कि 18वीं शताब्दी तक बहुत कम तत्व। तो यहां लिख रहा हूं मैं 18वीं शताब्दी तक बहुत कम तत्व ज्ञात थे। तत्व ज्ञात थे, अतः उनका या उनकी अलग अलग पहचान करना
अलग अलग पहचान करना। भाई क्या था अपन के, सरल ही था, ठीक है, अलग अलग पहचान करना सरल था। परंतु परंतु लगातार नए तत्वों की खोज के कारण, लगातार नए तत्वों की खोज के कारण, नए तत्वों की खोज के कारण तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई। तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई, हो गई अतः अतः तत्वों के अध्ययन के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी, की आवश्यकता पड़ी। ठीक है बेटा, ये हो गई अपन के कि भाई तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणा, यानी शुरुआत कहां से हुई थी। ठीक है, अब जब अपन शुरुआत की बात कर रहे हैं तो जो सबसे पहले अपन ने जो शुरुआत हुई थी वो तत्वों के धातुओं और अधातुओं में उनका वर्गीकरण किया गया। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत कहां से हुई थी कि तत्वों को धातुओं और अधातुओं में बांटा गया। ठीक है, तो अपन सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बेटा, तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणा। तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणा। ठीक है, आपको जितनी भी सारी सारणी है ना बेटा, सॉरी, ठीक है, उनको प्रत्येक को आपको डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला नंबर 1 क्या कौन सा बताया मैंने, तत्वों का धातुओं और अधातुओं में वर्गीकरण। नंबर 1 तत्वों का धातुओं और अधातुओं में वर्गीकरण। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, इसके बारे में एक ही चीज है बेटा कि इसके आधार पर तत्वों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, और वो 3 भाग कौन कौन से थे बेटा, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, तो नंबर 1 था इसमें धातु, सेकंड था बेटा अधातु, मेटल, नॉन मेटल और सब मेटल, तीसरा था बेटा उपधातु, मेटेलॉइड भी बोल सकते हो बेटा इसको, मेटेलॉइड। ठीक है, यानी धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, अब ये तो हो गए नंबर 1। उसके बाद में एक वैज्ञानिक आए थे अपन के प्राउट। ठीक है, तो अपन दूसरा जो अपन के पॉइंट लगा रहे हैं वो है बेटा प्राउट की संकल्पना। नंबर 2 प्राउट की संकल्पना। अब प्राउट ने क्या बोला था, हेडिंग लगाओ आप, प्राउट की संकल्पना। देखो, प्राउट ने बोला था कि जो हाइड्रोजन है वो अपन के सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, और हल्का तत्व होने के कारण प्राउट ने उसको मूल इकाई मान लिया। ठीक है, और जो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार है, ठीक है, वो कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो उसने बोला था कि जो परमाणु है वो सबसे हल्का तत्व है, इसलिए वो मूल इकाई है, और जो उसका परमाणु द्रव्यमान है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है,
वो सभी तत्वों का क्या होता है बेटा, सरल गुणज होता है। सरल गुणज का मतलब या पूर्ण गुणज बोल सकते हो, यानी 1 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा ऐसे, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो क्या है बेटा, सभी बाकी तत्वों का क्या है, अपन के पूर्ण गुणज है या सरल गुणज है, ठीक है। अब ये तो नियम फेल होना ही था, क्योंकि जैसे अपन मैं बोलूं क्लोरीन है, क्लोरीन तो 35.5 हो गया, ठीक है, तो वो सरल गुणज हुआ नहीं, ठीक है ना। तो ये नियम बाद में फेल हो गया, लेकिन फिर भी अपन को देखो बेटा, कोई भी चीज है, गलती होगी तो आगे सीखने का मौका मिलता है। सिंपल सी बात है, इस चीज को आप ये भी अपन के यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट है कि गलती होगी तभी अपन सीख पाएंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने गलती करी, फिर जो नए वैज्ञानिक आए उन्होंने गलती को सुधारने की कोशिश करी, ठीक है। इसलिए अपन को बारी बारी से पढ़ रहे हैं कि भाई किसने शुरुआत में गलती करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है कि यदि आप मेरी क्लास में हो तो आपके ये जो मैंने वर्ड बोले, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ठीक है, ये एक भी नहीं होने वाला, बाकी रहेगा ही नहीं कुछ, ठीक है ना। तो देखो, अपन की जो प्राउड की संकल्पना है, प्राउड ने क्या बोला था, वो चीज मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि इसके अनुसार, किसके अनुसार, प्राउड के अनुसार, इसके अनुसार जो हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन हल्का तत्व होने के कारण, हाइड्रोजन हल्का तत्व होने के कारण कारण इसे मूल इकाई माना गया, इसे मूल इकाई माना गया, मूल इकाई माना गया, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया बेटा कि मूल इकाई इसको मान लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अतः प्रत्येक तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का सरल गुणज होता है। हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का सरल गुणज होता है। 2 मिनट बेटा, थोड़े कोई इलेक्ट्रिसिटी इश्यू आया है। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपन के कि ये तो हो गया अपन के सरल गुणज होता है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे नए तत्वों की खोज हुई तो बाद में पता चला कि कुछ तत्व ऐसे भी है जो परमाणु द्रव्यमान के पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखता हूं मैं आपके, नेक्स्ट लाइन ये रहेगी कि परंतु बाद में नए तत्वों की खोज हुई जिनके परमाणु द्रव्यमान पूर्ण गुणज नहीं थे, ठीक है। या पूर्णांक लिख सकते हो बेटा, सिंपल वर्ड हो जाएगा, चलो पूर्णांक लिख देता हूं मैं यहां पे, पूर्णांक नहीं थे, ठीक है। ये हो गया अपन के प्राउड की संकल्पना के बारे में, ठीक है। एक बार आप इसका, चलो एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने को बोलूंगा मैं, ठीक है, ताकि कई बच्चे आलसी भी तो होते हैं ना, जरूर थोड़ी सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। देखो नेक्स्ट है अपन के डी चेन कोर्टोइस का वर्गीकरण, नंबर 3, डी
चेन कोर टॉइस का वर्गीकरण। इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि इसने क्या किया था बेटा, ये जो अपन के तत्व है, ठीक है, इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, लेकिन एक वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई, ठीक है ना। इस प्रकार की आवर्त सारणी बनाई अपन के, वृत्ताकार आवर्त सारणी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है, सर्वप्रथम वृत्ताकार सारणी किसने बनाई थी, तो अपन के वैज्ञानिक कौन थे, चेन कोर टॉइस, ठीक है। अब देखो इसके बारे में क्या है कि इसने क्या किया बेटा, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, तो इसका लिख देता हूं मैं, इन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा तथा एक वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा कुछ अपन को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को जानकारी के लिए बताया मैंने कि भाई डी चेन कोर टॉइस ने एक वृत्ताकार आवर्त सारणी बनाई जिसमें तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है। अब अपन का आएगा बेटा न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और एक आएगा बेटा डाबेराइनर का त्रिक मॉडल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन डाबेराइनर के त्रिक मॉडल के बारे में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा नंबर 4, नंबर 4 है अपन के डाबेराइनर का त्रिक मॉडल। तो नंबर 4 डाबेराइनर का त्रिक मॉडल। अब डाबेराइनर ने क्या कहा था, देखो डाबेराइनर ने क्या किया बेटा कि समान गुण वाले 3 तत्व लिए, ठीक है, 3 तत्वों की सारणी बनाई, समान गुण वाले 3 तत्व लिए और उनको बेटा परमाणु भार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है। और बढ़ते हुए क्रम में रखा और बताया कि जो बीच वाला है, जो तत्व है, ठीक है, उस तत्व का जो परमाणु भार है वो पहले और तीसरे तत्व का हमेशा क्या होता है, भार का औसत होता है, ठीक है। अब औसत कैसे होता है वो मैं आपको अभी एग्जांपल देके बताऊंगा। तो पहली चीज तो क्या है कि डाबेराइनर ने क्या किया था कि जो तत्व है, ठीक है, समान गुण वाले 3 तत्व लिए और उन तत्वों को क्या किया बेटा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखा। तो पहली पॉइंट अपन का ये रहा कि डाबेराइनर ने कि समान गुण वाले तीन तत्व लिए, ठीक है। उसके बाद में चलो इधर यहां से लिख देता हूं, इन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में जो बीच वाला तत्व है, ठीक है ना, बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले वे तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत होता है।
ठीक है। और इसने तीन तीन तत्व लिए ना, इसलिए इसको बेटा त्रिक मॉडल बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, तीन तीन तत्व लेने के कारण इसको त्रिक मॉडल बोला जाता है। जैसे देखो बेटा, आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल ये है, जैसे आपने उदाहरण लेता हूं मैं, एक तो लिथियम, एक है अपन के सोडियम, और एक पोटेशियम। लिथियम कितने नंबर पे आता है अपन के? 3 नंबर पे आता है, और इसका जो परमाणु भार है वो होता है 7। सोडियम 11 नंबर, ये 23, ये 19 नंबर, और इसका होता है बेटा 39। ठीक है, 7, 23 और 39। ठीक। अब यदि इसने क्या बोला कि देखो बेटा, पहले वे तीसरे तत्व का, पहला तत्व कौन सा इसमें? लिथियम, और तीसरा कौन सा है? पोटेशियम। इसका जो औसत है, औसत कैसे निकालते हैं बेटा? राशियों का योग बेटा, राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियां कौन कौन से? एक तो 7 है, दूसरा कौन सा है? 39। तो 7 + 39, और कितने संख्या है? 2। तो औसत निकालते ऐसे निकालते हैं, ये हो गया बेटा 46/2 यानी 23। जो बीच वाला जो तत्व आया, उसका परमाणु भार अपने आप इसके औसत के हिसाब से आ गया। ठीक है, ये चीज समझाई थी किसने? डाबेराय ने। ठीक है, और ध्यान रखना, तीन तत्वों के कारण इसको क्या बोला जाता है? त्रिक मॉडल बोला जाता है, त्रिक मॉडल। ठीक है, अब जैसे जैसे तत्वों की खोज हुई, ठीक है, खोज होने से आपको पता है ये नियम भी अपन के फेल हो गया था। ठीक है, क्यों? जैसे देखो कि जो आयरन है, ठीक है, कोबाल्ट है, निकिल है, ठीक है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग समान होने के कारण भी क्या होता है बेटा? इसके गुण नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण लिख लेता हूं मैं एक और, कि आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, इनका जो परमाणु द्रव्यमान है ना बेटा, वो अपन को समान प्राप्त हो गए। समान प्राप्त हो गए तो अपन औसत कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, तो इनका परमाणु द्रव्यमान लगभग समान समान होने के कारण यह नियम फेल हो गया। ठीक है ना, क्योंकि देखो बेटा, इसका 56 होता है, इसका 59 होता है, इसका भी 59 होता है। ठीक है, तो हो गई गड़बड़ी इसमें। ठीक है, फेल हो गया ये नियम। अब ये तो हो गया बेटा डाबेरायनर का त्रिक मॉडल। अब एक और अपन पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, और न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या था भाई? इसने भी क्या किया बेटा? तत्वों को परमाणु भार के हिसाब से ही रखा। ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। ठीक है, और इसने बोला था कि जो प्रत्येक 8वां तत्व है, ठीक है, उसके जो गुण है वो हमेशा पहले तत्व से मिलते हैं। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या सिस्टम आ रहा है कि प्रत्येक 8वां तत्व? ठीक है, क्योंकि उसने क्या बेटा, तत्वों को, आपने एक संगीत सिद्धांत पढ़ा, सा रे गा मा पा धा नि सा, कितने वर्ड होते हैं? 7 वर्ड होते हैं। ठीक है, 8वां वर्ड वापस कौन सा आता है? सा आता है। सा रे गा मा पा धा नि, वापिस सा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कितने पे आ रहा है? 8वें पे आ रहा है ना। ठीक है, तो पहले के गुण और 8वें के गुण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या काम किया बेटा इसने, कि जब इसने तत्वों को किस रूप में लिखा बेटा? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो इसका लिख देता हूं मैं, जब इसने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, तो प्रत्येक
आठवें तत्व के जो गुण है, गुण पहले तत्व के समान होते हैं, पहले तत्व के समान होते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे माना कि देखो बेटा, मैं बना रहा हूं आपको एक सारणी, छोटी सी सारणी है, याद रखने की आवश्यकता नहीं बेटा, उसको सिर्फ अपन को समझना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऐसे चलते हैं अपन। देखो, सा रे गा मा पा दे नी और वापिस सा, यानी वापिस 8वां अंक यहां आ रहा है। ठीक है, इसी सिस्टम से चल रहा था ये। ठीक है, अब इसने एलिमेंट कैसे रखे? जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद में क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आना चाहिए। हीलियम उस टाइम नहीं था बेटा, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, ये अक्रिय गैस है, उस टाइम अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो रखी थी। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एक तो पहली चीज तो उसने किया कि चलो ठीक है, परमाणु बाहर के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया इनको। ठीक है, उसने बोला कि जो आठवां तत्व कौन सा बेटा? इसमें ये वाला है, 7 के बाद में 8वां है। 8वें तत्व के जो गुण है वो पहले से मेच खाते हैं, और इसके जो 8वें तत्व के है, इसका जो 8वां तत्व है यही रहेगा, इसका 8वां तत्व ये रहेगा, इसका 8वां तत्व ये रहेगा, इसका 8वां ये, इसका 8वां ये और इसका 8वां ये, यानी इनके गुण है जो आपस में समान होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सारणी है ना बेटा, ये अपन के 40 तत्वों तक ही काम आई। उसके बाद में जब जो ज्यादा तत्वों की खोज और अक्रिय गैसों की जब खोज हुई ना, तो ये नियम अपन के फेल हो गया था। ठीक है, तो इसका लिख देता हूं मैं, परंतु 40 तत्वों से आगे के तत्वों की खोज तथा अक्रिय गैसों की खोज के बाद ये नियम फेल हो गया। ठीक है, ये टॉपिक हो गया अपन के न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। देखो बेटा, आज अपन ने क्या किया बेटा, एक तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, दूसरी चीज पढ़ी थी अपन ने तत्वों के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवधारणा में सबसे पहला पॉइंट था अपन के तत्वों को किन भागों में बांटा है, 3 भागों में बांट दिया था बेटा, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में। उसके बाद में अपन ने प्राउड की संकल्पना ली थी। उसके बाद में अपन ने लिया था जो डी चेन को टॉयज है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। फिर अपन ने डाबेराइनर का त्रिक मॉडल पढ़ा। फिर अपन ने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा। ये जो 5 नियम अपन ने आज पढ़े हैं, ठीक है, इसको आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, हो सके तो आप इसको वीडियो को 2x पे चला के आप रिवीजन भी कर सकते हो, फास्ट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा, बिना रिवीजन के आपका पढ़ना, जो अपन को याद होने की जो मेमोरी है, उसको एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो रिवीजन तो करना ही करना है। ठीक है, अब अपन का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा लोथर मेयर का वक्र मॉडल। उसके बाद में अपन चलेंगे मेंडलीव की ओर। ठीक है, फिर जो मेंडलीव का आधुनिक मॉडल आया था, जिसको अपन आधुनिक आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन पढ़ेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के बारे में। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप अपन चलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।